ज्योग्राफी का, स्टैंडर्ड 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 3 शुरू किया था, जिसमें कि फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें कि हमने बताया था आपको दो फोर्स के बारे में, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स, है ना, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। और उस इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के चलते अर्थ के सरफेस में कौन कौन से बदलाव होते हैं, ये डिस्कस किया था। हमने ये भी बताया था उस वीडियो में कि जिस अर्थ पे हम रहते हैं ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इसके सरफेस में लगातार बदलाव होते रहते हैं, और इस बदलाव होने का दो कारण है। कौन कौन से? इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो कुछ एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा किया था, और उसके बाद मैंने एक जो नेक्स्ट डे जो है फिर हमने YouTube का एक वीडियो डाला था जिसमें वॉल्केनो कैसे बनता है उसके बारे में, जो कि इंडोजेनिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो इंडोजेनिक नहीं शुरू करना था अभी, हालांकि हमने वो दे दिया था वीडियो। अभी एक्सोजेनिक, जो कि धरती के बाहर के जो फोर्स हैं उसमें से बहुत सारे एजेंट हैं, और वो अर्थ सरफेस में किस तरह से चेंज लाते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, कि जो एक्सोजेनिक फोर्स है, जिसमें कि हमने बताया था कि इसके दो मुख्य एजेंट हैं, विंड एंड वाटर। तो इसके अलावे भी और एजेंट हैं, उनके बारे में, और वो एजेंट अर्थ सरफेस में किस तरह से चेंज लाते हैं, वो किस तरह से लगातार बदलाव लाते रहता है अर्थ सरफेस में, वो हम पहले जान लेते हैं, फिर हम इंडोजेनिक फोर्स के बारे में और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं द डायनेमिक अर्थ, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, उसमें एक वीडियो हमने दे दिया है। अब उसका नेक्स्ट है ये कि द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग आल्सो वर्क्स टू सेव द लैंड। वेदरिंग का प्रोसेस आप समझते हैं कि धरती पर जितने भी रॉक हैं, चाहे वो जिस रूप में हो, कोई सा भी रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे वो इग्नियस हो, और चाहे मेटामॉर्फिक हो, तो ये सारे रॉक अर्थ पे आके वेदरिंग होता है इसका, यानी कि ये टूटता है। टूटने के कारण है क्योंकि जिस टेम्परेचर में वो बने हैं, जिस कंडीशन में बने हैं, बाहर आके जब इग्नियस रॉक धरती से बाहर, ज्वालामुखी से जब बाहर आता है लावा, और वो ठंडा होके इग्नियस रॉक बनता है, तो कभी धरती का तापमान बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी ठंडे का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी बरसात होती है, कभी आंधी चलती है। अलग अलग तरह के मौसम को वो रॉक झेल नहीं पाते हैं, और उसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये क्रैक आता है तो रॉक जो है वो कमजोर होता है, बाकी काम पानी कर देता है। बारिश हुआ, उसको लुढ़का के, बहा के एक जगह से दूसरे जगह लेके चला गया, वो टूटते जाता है, टूटते जाता है, टूटते टूटते वो बालू के कण जैसा हो जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, वो एक दिन में नहीं हो जाता है उस तरह का। तो सबसे अर्थ सरफेस में चेंज लाने में ये वेदरिंग भी एक बड़ा एजेंट है, एटमॉस्फेयर भी या क्लाइमेट भी एक एजेंट है। ठीक है, अब इन बातों से हटके हम एक और बात करते हैं, जैसे कि द वर्क ऑफ रिवर। रिवर किस तरह से अर्थ सरफेस में चेंज लाती है। रिवर वुड फॉर्म फीचर्स लाइक, धरती नदी जो है, जिसे नदी को हम जानते हैं, चाहे गंगा नदी हो या सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी, ये अर्थ सरफेस पे क्या क्या फीचर बनाता है। जैसे कि आपने वाटरफॉल का नाम सुना होगा, काफी ऊंचे जगह से पानी गिरता है फव्वारा के तरह, जहां ये गिरता है वहां के रॉक को तोड़ देता है, खत्म कर देता है, फिर वापस लौटता है पूरा एकदम। जो पर्यटक लोग जाते हैं देखने के लिए, ये वाटरफॉल बनता है। तो ये भी क्या करता है, कहीं ना कहीं इरोजन का काम करता है, कटाव का काम करता है। जॉर्ज बनाता है, जॉर्ज समझते हैं, पहाड़ों को काट के, पहाड़ों से बहुत पतली पतली धाराएं निकलती है, पहाड़ों को काटते हुए वो धाराएं तेजी से धरती पर आती है अलग अलग जगह से, तो ये जॉर्ज बनता है। वी शेप्ड वैली बनती है, वी आकार की घाटी बनती है।
है ना, वी शेप्ड वैली। रिवर वैली, नदी होती है उसके दोनों किनारे की घाटी। रिवर टेरेस, नदी जब कटाव करती तो एक टेरेस नुमा स्ट्रक्चर बना देती। फ्लड प्लेन्स, बाढ़ का मैदान। मेंडर्स, है ना, नदियां जब इस तरह से चलती है ना, इस तरह से चलती है, इस तरह से टर्न लेती हुई, तो कहीं कहीं क्या होता है कि इस तरह से कट जाता है ना। ये जो इस तरह से एस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, इसको मेंडर्स कहते हैं। ऑक्सबो लेक एंड डेल्टा। ऑक्सबो लेक क्या होता है कि नदियां, मान लीजिए कि इस तरह से नदी बह रही है, ठीक है, किसी भी तरह से उसका होता है, इस तरह से बह रही है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा हो गया, इधर भी सेडिमेंट्स जमा हो गया, अब नदी जो है इसको इस रास्ता को कंटिन्यू कर देती है, इधर छूट जाता है ना, ये इस तरह से छूट जाता है। तो इस तरह का जो झील बनता है उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। डेल्टा, डेल्टा आप जानते होंगे कि नदियां अल्टीमेटली समुद्र में गिरती है, ओशियंस में। ओशियन में गिरने से पहले ये कई धाराओं में बढ़ जाती है और छोटी छोटी धाराओं में फिर ये समुद्र में गिरती है। तो इस बीच में जो धरती होता है, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में जो धरती बढ़ जाता है, इसको डेल्टा कहते हैं। तो अर्थ सरफेस पे बहुत सारा निर्माण का काम नदियां करती है, ठीक है। अब है कि सिर्फ नदी ही नहीं करती है, वर्क ऑफ विंड, हवा क्या करती है। हवा डिजर्ट एरियाज में विंड वुड चीजल द मशरूम रॉक्स। मान लीजिए कि कोई रेगिस्तानी इलाका है, वहां पे कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई पहाड़ है, इधर हवा चल रही है, रेगिस्तानी एरिया में खूब तेज हवा चलता है और अपने साथ ये कंकड़ पत्थर बहा के लाता है, उड़ा के लाता है और इस पे अटैक करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। कभी इधर से करता है, हवा इस साइड की होती है ना। धीरे धीरे क्या होता है कि पहाड़ कट के इस तरह से हो जाता है, यानी ऊपर बड़ा ही रह जाता है, ऊपर बड़ा ही रह गया, नीचे वाला हिस्सा कट गया यहाँ से, ठीक है। ये मशरूम जैसा रॉक बना देती है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हवा के चलते जो डेजर्ट वगैरह एरिया में बनता है, इसको मशरूम रॉक कहते हैं। एंड डिपोजिट सैंड ड्यून्स, बालू को भी उड़ाकर कहीं से कहीं ले जाता है, जिसको कि बरखान कहते हैं, है ना। तो आपने पढ़ा होगा निचले क्लास में। हवा के द्वारा भी बहुत सारा चेंज आता है सरफेस पर, मिट्टी को उड़ा के कहीं से कहीं ले जाता है। वर्क ऑफ आइस, बर्फ, जैसे कि बर्फ की नदी होती है, ग्लेशियर जिसको कहते हैं। तो ये ग्लेशियर भी जब पहाड़ों पर से, पहाड़ पे कोई नदी होता है, वो पूरी तरह से जम गया और जब वो बहेगा, पानी का जब बहाव होगा, तो साथ साथ में वो बर्फ की नदी भी बहेगी और साथ में रास्ते में जो कुछ भी आएगा, पहाड़ पत्थर सबको काटते हुए वो नीचे लेके आ जाएगा। तो इसके वजह से भी पिरामिड के तरह से पहाड़ की पीक बन जाती है, यू शेप्ड वैली बनती है, हैंगिंग वैली बन जाती है, झूलता हुआ, कहीं नीचे कुछ है नहीं, ऊपर में पहाड़ का थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है, उसी पर घाटी है, वैली है। एंड ग्लेशियर लेक्स, कई तरह के ग्लेशियर लेक भी बन जाता है, झील, कहीं कहीं जाके पानी फंस गया तो वो झील बन गया वहीं। इस तरह से ये आइस भी अपना योगदान देता है अर्थ को सेव करने में। वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्र की लहरें, ये भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अर्थ को सेव करने में। सी वेव्स लैशिंग ऑन द कोस्ट, समुद्र के पास अगर कोई पहाड़ वगैरह है, बीच में भी पहाड़ है, तो लहरें किस तरह से इसको टक्कर मार मार के यहाँ पे गुफा जैसा बना देता है, जिसे सी केव कहते हैं। इस तरह से यहाँ से तो काट ही दिया पूरा पहाड़ को आर पार, इसको सी आर्क कहते हैं। इस तरह पहाड़ यहाँ तक था, पहले यहाँ तक था पहाड़, इसको पूरी तरह से लहरों ने काट दिया, एक हिस्सा अलग कर दिया, एक पिलर के जैसा अलग हो गया, इसको स्टैक कहते हैं, ये क्लिफ बन गया किनारा। तो इस तरह से ये समुद्र की जो लहरें हैं, ये भी अर्थ के स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाता है ना। ये क्रिएट वेव्स, कट प्लेटफॉर्म, क्लीफ्स, नेचुरल आर्केज, लेगून्स,
ये सारा चीज बनाता है समुद्र की लहरें। और ये ड्यू टू द ऑल दी एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये सारा एक्सोजेनिक फोर्स है। द फेस ऑफ अर्थ इज कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस, और जो अर्थ का फेस है वो लगातार बदलते रहता है इन सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। ठीक है, तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे कि एक्सोजेनिक फोर्स अर्थ सरफेस में क्या क्या बदलाव और किस तरह से बदलाव लाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट, इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, या इंटरनल फोर्स भी इसको कहते हैं। उसमें हम देखेंगे इंटरनल फोर्सेस की वजह से, वॉल्केनो तो एक इंटरनल फोर्स का एग्जांपल है ही, इसके अलावे और कौन कौन सा चेंज अर्थ सरफेस में लाता है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।